I'm going to start the class. In the next 2-3 minutes, I'm going to start the class. Hello, 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 hello. Testing hello, testing hello, testing hello. Hello, 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 testing 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 testing hello. Hello, hello, testing hello, hello, hello,
तो देखिए ये है 30th क्वेश्चन, तो इससे आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने 29 तक हमने कर दिए थे कल। ठीक है, तो आज उसके आगे से शुरू कर रहे हैं। ये 30th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की माप क्या होगी। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से छांटना है। तो बेसिकली क्या है, देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। तो इसमें ये 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी है और ये केंद्र पर जो चाप का कोण बन रहा है ये 30 डिग्री है। तो इस चाप की हमें लंबाई बतानी है कि कितनी होगी। तो देखिए पूरी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, और अगर किसी एंगल से कितने का चाप बन रहा है वो लेंथ अगर हमें निकालनी है, यानी इसकी माप हमें निकालनी है, तो क्या करते हैं, जितना ये एंगल है इसका, इसको 360 से भाग दे देते हैं। 360 क्यों, कि ये पूरा एक चक्कर जो है इसमें 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो 360 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो इसलिए यहाँ 30 गुणा 360 हो जाएगा। अब 30 से 360 को भाग देंगे तो 1/12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 1/12 आया और ये 2 पाई आर था। आर की जगह 6 रख देंगे जो कि इसमें त्रिज्या दी हुई थी। तो अब इस 6 से 12 को विभाजित करेंगे तो 2 आएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो खाली पाई बच जाएगा हमारे पास। तो यही इसकी माप होगी, यानी पाई सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो क्लियर हो गया ये। तो इस तरह से ये 30 डिग्री वाले चाप की लंबाई हमने ये निकाल दी, तो ये पाई आएगी। तो डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलें आगे। तो ये 31वां क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि यदि आंकड़ों 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 और x तथा 2 का बहुलक 7 है तो x का मान होगा। अब देखिए दो एक यहाँ पे आया है और एक ही आया है, दो जगह आया। 3 सिर्फ एक ही जगह आया। 4 सिर्फ एक ही जगह आया। 5 3 जगह आया है, 1 2 3। 6 एक जगह आया है। 7 भी 3 जगह आया है। तो अभी कह रहे हैं का बहुलक अगर 7 हो तो अगर 7 बहुलक है तो इस 5 से, इसकी 5 की संख्या भी 3 है, इसकी भी 3, तो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो x है जो कि हमें पता नहीं है, ये भी अगर 7 होगा तो इसकी संख्या 4 हो जाएगी 7 की। तो अभी ये पूछा था इन्होंने, तथा 2 का बहुलक 7 हो तो x का मान होगा। तो इसमें से x का मान क्या होगा, तो जाहिर है कि x का मान अगर 7 हो जाए तब इनका नंबर 4 हो जाए और ये बहुलक हो जाएगा। तो x का मान 7 होगा। ठीक है, तो वही मैंने देखिए यहाँ लैंग्वेज में दिया है। 5 भी 3 बार आया है और 7 भी 3 बार आया है, परंतु 7 ही बहुलक है तो नंबर 7 जो है सबसे अधिक बार आना चाहिए, इसलिए x का मान भी 7 होना चाहिए। इस प्रकार 7 की बारंबारता 4 हो जाएगी जो सबसे अधिक है, और यही फिर बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 32वां क्वेश्चन है। तो इसमें
पूछा है कि क्रिकेट में टीम का एक खिलाड़ी निम्नलिखित रन बनाता है, तब उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्यक 41 होगा। अब देखिए ये इसने रन बनाए हैं और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 इनिंग्स इसने खेली। अब इसका माध्यक क्या होता है? माध्यक उस संख्या को कहते हैं कि अगर इसको बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में रख दिया जाए तो बीच के स्थान पे आए, यानी बीच का जो वैल्यू है जब इसको सही क्रम यानी आरोही क्रम में रख दिया जाए, यानी 0 सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो उससे बड़ा नंबर यानी 17 जैसे यहाँ पे इससे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो देखिए ये आरोही क्रम में मैंने इसको लिखा है। तो सबसे पहले 0 आ जाएगा, फिर 17, फिर 26, फिर 26, फिर 26। तो जो नंबर कई बार आए हैं वो एक साथ ही आ जाएंगे। इसके बाद 41 आ रहा है, फिर 57, 57, 83, 91, 115। तो इस तरह से ये नंबर हो गए। अब इधर से अगर हम गिनना शुरू करेंगे तो ये पहले स्थान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, ये छठे पे। और यहाँ पे इन्होंने पूछा काय का था, 41 का। तो 41 अब किस पोजीशन पे है? तो देखिए 41 ये आ गया, तो यहाँ पे ये छठी पोजीशन पे। तो इसके आगे से फिर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। तो यानी 41 जो है ठीक बीच में पे है, यानी मध्य स्थान पे है, और इसी को माध्यक कहते हैं। जो बीच का नंबर हो या मध्य में जो हो वो नंबर ही माध्यक कहलाता है। ठीक है, यानी मीडियन। तो मीडियन का मतलब यही होता है कि जो बीच में हो, बिचौलिए को मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से भी देखिए 5 नंबर हैं, ये 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 5। तो ये नंबर जो है यानी 41, ये माध्यक ही होगा। तो इसमें क्या पूछा था, ये सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में बात हो रही है, माध्यक होगा, है या नहीं है। जाहिर है कि यही आया तो ये सत्य हो जाएगा, यानी ये हमारा ए जो है ये सही आंसर होगा। तो यही इसमें देखना था कि इसके जो नंबर आरोही क्रम में रखने के बाद वो संख्या जिसके दोनों तरफ बराबर नंबर हो वो माध्यक होता है। तो बराबर 41 के दोनों तरफ 5 5 हैं, तो ये बीच में है, इसलिए यही माध्यक होगा। और यही कंफर्म किया था कि माध्यक ये वाकई है, यानी सत्य है ये बात, असत्य है, झूठ है, या आपको अंदाजा नहीं कि सही है कि गलत है, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर है कि इसमें ए सही है। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से ए हो गया। अब हम 42 पे 33 पे चलेंगे। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। तो 8 कोई भी संख्याएं थी, उनका समांतर माध्य यानी औसत जो है 12 है। तो अगर ये 8 संख्याएं थी, 8 से इसको गुणा कर दिया जाए तो 8 संख्याओं का जो योग है वो आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही किया है मैंने, 12 को 8 से गुणा कर दिया। तो माध्य संख्या जो है यानी समांतर माध्य या औसत या अरिथमेटिक मीन, तो उसमें जितने नंबर थे उससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वैल्यू आ जाती है, यानी सारी संख्याओं का योग। अभी कहते हैं 9वीं संख्या जो है अपठनीय है, यानी उसको पढ़ा नहीं जा सकता, पता नहीं चल रहा है क्या नंबर है। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 हो, लेकिन अगर इस नवी को भी मिला के समांतर माध्य दे रखा है कि वो 13 है, तो अपठनीय संख्या क्या होगी? तो क्या करेंगे, हमने टोटल निकाला कि 8 संख्याओं का योग हो जाएगा 12 8 96, इसमें x जोड़ दीजिए। तो ये टोटल 13 संख्याओं का योग हो जाएगा, सॉरी 9 संख्याओं का योग हो जाएगा।
तो 9 से इसे भाग दे दीजिए और ये बराबर है 13 के। ये मालूम है हमें कि इसका समांतर माप जो है 13 है। तो इन दोनों को इक्वल रख दिया हमने। अब इस 9 को सीधी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ नीचे है, इधर जाके ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे डिवीजन, इधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इधर हम भाग दे रहे हैं, इधर जाके गुणा हो जाएगा। ये इज इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का रूल है कि अगर डिवीजन हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, एडिशन हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाता है। तो वो हमारे पास रहेगा 12 अट्ठे 96, ये आ गया, और ये x ये आ गया, और ये 9 इधर चला गया। ये देखिए 13 गुणा 9, तो 13 ने 117 होते। और ये 96 जो है, ये जब सीधी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लस है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 117 में से 96 जाएंगे, 21 बचेंगे। तो यही आपका नवा संख्या है। तो नवी संख्या आपकी 21 हो जाएगी। तो यानी बी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो यह आपका सही उत्तर आ गया। ठीक, तो चलूं आगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए एक ही लाइन में उन्होंने पूछ लिया। तो इसमें कहते हैं पांसे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है। किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उस घटना के होने की संभावना। अब घटना की संभावना क्या होती है? वो आ सकता है उसके चांसेस कितने, और नहीं आ सकता है उसके चांसेस कितने, इनका अगर रेशियो निकाल ली जाए तो वो उसकी प्रायिकता होती है। जैसे हेड टेल आप करते हैं, तो हेड टेल में क्या होता है, दो साइड होती हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो अगर मान लीजिए आप हेड या टेल बोलते हैं, तो आप जीतेंगे या हारेंगे उसकी संभावना क्या रहती है? भाई दो में से एक की संभावना, दो में से एक यानी 1/2। और अगर पांसा लिया तो उसमें 6 साइड होती हैं, तो 6 साइड में किसी भी नंबर, मान लीजिए आपने 2 नंबर बोला, तो 2 नंबर आने की संभावना क्या होगी? तो 6 में से एक है तो 1/6 हो जाएगी। ठीक है, यानी 6 नंबर हैं, उसमें से एक 2 है, तो 2 यानी जो फेवरेबल है, यानी जो उसका अपना नंबर है वही तो फेवरेबल होगा। क्या आप अगर जीतना चाहते हैं तो आपका फेवरेबल क्या है? अगर मान लीजिए आपने 2 कह दिया तो 2 हो गया, और 2 कितने हैं? 6 में से एक है, तो इसकी संभावना हो गई 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6, क्योंकि 6 में से एक चांस ये है कि आप जीत जाएंगे। तो अभी ये कहते हैं कि पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की। अब कुल संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6, ये नंबर अंकित होते हैं पासे पे, जिसमें से 1 3 5 जो है, ये 1 3 और 5 ये विषम संख्याएं हैं। और अब जो बची यानी 2 4 और 6 ये सम संख्याएं होती हैं, यानी 3 विषम और 3 सम। तो 6 में से 3 संख्याएं सम है, तो सम संख्याओं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अब इनके सम संख्या आने के चांस 3 हो गए और टोटल 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/6। इसको रिड्यूस करेंगे तो 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। तो इसका यही आंसर होगा बी, यानी 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगले में चलूं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लीप ईयर के ऊपर है। तो एक अधिवर्ष में, अधिवर्ष कहते हैं लीप ईयर को, तो अंग्रेजी में लीप ईयर हर चौथा साल होता है, या वो साल जो 4 से विभाजित हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं, हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। तो एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन ज्यादा होता है, और लीप ईयर 366 दिन का होता है। ठीक है,
और नॉर्मल ईयर जो है वो 365 दिन का होता है, यानी 3 साल 365 दिन के होते हैं, और जो चौथा साल है वो 366 दिन का होता है। तो 366 दिन में हफ्ते कितने होंगे? तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हफ्ते आ जाएंगे। तो 7 पंजे 35, एक बचा, ये उतारा, 6 लिया हमने, तो 7 दूनी 14, 2 बच गए, यानी 52 हफ्ते तो पूरे होंगे और 2 दिन बचेंगे। अब 2 दिन में शनिचर कितनी बार आ सकता है, या क्या पूछा था इसमें, सोमवार होने की प्रायिकता। तो सोमवार होने की प्रायिकता जो है 53 क्या होगी? अच्छा, मैंने शायद नीचे शनिवार के हिसाब से लगाया, कोई बात नहीं, दोनों की एक ही होगी, इसको हम मिटा देते हैं। ये शनिवार नहीं, हम सोमवार देख रहे हैं। तो सोमवार देखिए कहाँ कहाँ आएगा। अब इसके जोड़े अगर बनाएंगे तो इस तरह से हो जाएंगे। जो 2 दिन बचे हैं वो दो किस तरह से आ सकते हैं, वो इस तरह से आएंगे, सोमवार मंगलवार, मंगल बुध, बुध बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार, रविवार सोमवार। तो क्या फिर नतीजा निकला? अब देखिए यहाँ पे सोमवार कितने पेयर्स में आया है वो काउंट कर लेंगे। तो सोमवार एक तो देखिए पहले ही जो हमने लिया था इसमें आ गया, इसके बाद मंगल बुध, बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, शुक्र शनिवार, शनिवार रविवार, रविवार सोमवार। तो ये 7 ऑप्शन थे, इन 7 में से कोई एक चीज हो सकती है। शनिवार गलती से मैंने लिख दिया है, ये सोमवार। ठीक है, तो सोमवार 7 अवसरों में से 2 बार आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यही हो जाएगी 2/7। तो यानी इसलिए शनिवार की प्रायिकता 2/7 हो जाएगी। ठीक है, तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता भी यही हो जाएगी, यानी 2/7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2/7 जो है सोमवार होने की, 53 सोमवार होने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो ये अब 36वां सवाल है, इसमें कह रहे हैं कि समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो हल की बात अगर करते हैं तो देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो रेखाएं इस तरह से हों कि एक दूसरे को काटती हूं, तो ये बिंदु जो कॉमन हो दोनों में उसे हम हल कहते हैं। तो एक लाइन तो ये है, समीकरण एक ये है और एक ये है। अब ये समीकरण देख के कहेंगे कि आप कि ये कैसा समीकरण है कि खाली y = 0 दे दिया। अरे y = 0 क्या होगा? y = 0 जो है x एक्सेस होगी। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये इसमें कैसे होगा? तो 3x + 2y, तो अब इसमें देखिए अगर हम y की जगह 0 रख देंगे तो क्या होगा? तो समीकरण 3x + 2y = 6 में y = 0 रखने पर क्या होगा? तो ये हमने इसको हल करके देखा, तो 3x + 2 × 0 = 6, 2 × 0 0 ही आएगा। तो अब 3x = 6 आ गया, तो x = 6/3 यानी 2। तो यानी x के मान 2 के लिए y 0 होगा। तो ये पेयर जो कहलाता है यही हल कहलाता है। यानी जब y 0 होगा तो x 2 होगा, और ये जोड़ा जो है यही हल होगा। ठीक है, x और y का ये मान जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करे, या जिस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस समीकरण की बात कर रहे हैं उसे संतुष्ट करे।
तो यहाँ पे देखिए, अगर x की जगह 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 गुणा 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 6 प्लस 0 6 हो गया, तो संतुष्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो इसी मान को जिसके लिए ये हल जो है या समीकरण को संतुष्ट करे वो हल होगा। ठीक, तो इसलिए इसका हल जो है 2 0 है। 2 0 कहाँ दिया? ये ए में दिया हुआ है, तो ए ही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये तो, आप अगर एक बार समझ लें आराम से आ जाएगा। कोई अभी तक देखिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा था, लेकिन मुश्किल कहने का कोई नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक का एग्जाम है तो बड़ा मुश्किल होगा, हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा कर सकता है, थोड़ी सी मेहनत तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी, दैट्स ऑल। ठीक है, बाकी इसका फायदा बहुत है। देखिए, आपने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद अच्छा जॉब तो कोई मिलने से रहा, बहुत से बहुत क्या मिलेगा, चपरासी का जॉब मिल जाएगा या किसी प्राइवेट कंपनी में आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते हैं, बिठा देंगे एक टेबल दे के, कोई आए तो अटेंड कर लेना। उसके लिए भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अब अगर वहां आने वाले मान लीजिए अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए, अगर वहां आने वाले हिंदी बोल रहे हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज कमांड कम से कम जरूरी है। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा भी कर लिया तो आप खाली रिसेप्शनिस्ट या प्यून नहीं बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, जूनियर इंजीनियर, जिसे ओवरसीयर भी कहते हैं। और उसकी सैलरी काफी अच्छी होती है, 40-50 हजार आजकल कहीं नहीं गए, 40-50 हजार का जॉब आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बड़ा शॉर्टकट है ये, 10वीं के बाद 3 साल खाली लगाना है, वरना तो ग्रेजुएट होने के बाद भी क्लरिकल का जॉब मिलता है। या आप कंपटीशंस में बैठिए, बड़े बड़े कंपटीशन, तो कंपटीशन की तैयारी में 1-2 साल लग जाते हैं। तो हाई स्कूल के बाद 2 साल आपने इंटर किया, फिर 3 साल ग्रेजुएशन किया, फिर आपने 1-2 साल लगा दिए तैयारी में कंपटीशन की, तब जाके अच्छी जॉब मिलती है। यहाँ पे अगर आपकी अच्छी मेरिट आ गई, आपने अच्छी डिग्री ले ली, अच्छे परसेंटेज से ले ली, तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। ये बड़ा शॉर्टकट है, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता है। इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ और कहता हूँ लोगों से कि भाई इसको देखो और दूसरों को भी बताओ। तो जो इसमें बैठ रहे हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह का कोई भी समीकरण हो जिसमें सबसे बड़ी घात चर राशि की 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन ये होना जरूरी है, ये नहीं कि भाई इसका कोफिशिएंट 0 है तो इसे द्विघात समीकरण कह देंगे ना, फिर वो एक रेखीय हो जाएगा, यानी एक घात हो जाएगी उसकी, और एक घातीय समीकरण यानी रेखीय समीकरण हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, ये 4 इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, इसमें चारों को हल करके देखना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो चारों को आप हल करेंगे, देखेंगे कि क्या आ रहा है हल करने के बाद। तो वैसे देखिए, अगर कॉमन सेंस लगाएं तो यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा, इधर स्क्वायर है नहीं तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये तो होना ही है। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर इससे भी आएगा, एक्स स्क्वायर इससे भी आएगा, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ओरल बता रहा हूँ कैसे आप चेक कर सकते हैं, बाकी आपसे नहीं आता ये गैस मारना, तो फिर तो ये पूरा सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यानी इसमें भी खत्म हो गया, इसमें भी खत्म हो गया। और यहाँ पे ये एक्स क्यूब होगा, यहाँ 2x है और अंदर एक्स स्क्वायर है, तो ये 2x क्यूब हो जाएगा। तो एक तरफ लेके जाएंगे, एक एक्स क्यूब बचा रहेगा, तो ये भी नहीं हुआ। तो ये तीनों
गलत हैं, तो खाली यही ऐसा है जो सही है। अब इसको हल करके देख लीजिए, उसी बात का वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसको हमने हल किया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स, दो दिए छः हो गया ये। अब ये इधर टू एक्स है, इधर भी टू एक्स है, दोनों प्लस के हैं, इजिकल टू के एक इधर है एक इधर है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इस 6 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 7 हो जाएगा ये। तो देखिए ये, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। क्योंकि x की घात 2 है और द्विघात समीकरण होने के लिए चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 होना चाहिए, तो ये सही है। अब बाकी को भी देख लीजिए। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि कैंसिल हो जाएंगे, इसको हमने हल किया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू है। ठीक है, एक्स से एक्स को करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, इसके बाद माइनस टू से एक्स को करा माइनस टू एक्स हो गया। अब यहाँ पे एक से हमने इन दोनों को गुणा किया, तो एक से एक्स को किया एक्स हो गया, एक से दो को किया माइनस दो हो गया। इसी तरह यहाँ पे एक्स से एक्स को किया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन से एक्स को करेंगे माइनस एक्स हो जाएगा। अब तीन से दोनों को गुणा कीजिए, थ्री एक्स माइनस थ्री, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और इज इक्वल टू के एक इधर है एक इधर है, एक साइड में लेके जाएंगे एक का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए सीधा यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अब ये माइनस टू एक्स प्लस एक्स है, तो माइनस एक्स रह जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस टू लेफ्ट साइड में रह गया, और राइट साइड में थ्री एक्स माइनस एक्स यानी टू एक्स माइनस थ्री रह गया। अब सारों को एक साइड में ले जाइए, तो ये टू एक्स भी इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का थ्री एक्स, और इसको इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस थ्री प्लस का वन हो जाएगा, तो ये आ गया। तो जाहिर है इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह बाकी को देख लीजिए। अब इसमें ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, तो क्या गिवन था इसमें सी में? देखिए सी में ये दिया हुआ था, एक तरफ तो ऐसे ही खुला हुआ दिया था, एक तरफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर दिया था, तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो फार्मूला उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो उससे ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर आ गया। तो यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब फोर एक्स को इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स सेवन एक्स हो जाएगा, और वन माइनस फोर माइनस थ्री हो जाएगा, तो सेवन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। डी एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब, तो यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन था, हाँ डी हम देख रहे हैं, तो एक्स प्लस टू होल क्यूब, तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो वो फार्मूला उठा के यहाँ पे लगा दिया हमने। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी इसमें टू है, प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया। और दूसरी तरफ यहाँ तो आसान था, टू एक्स को खाली एक्स स्क्वायर माइनस वन में मल्टीप्लाई करना था, टू एक्स को एक्स स्क्वायर में करेंगे टू एक्स क्यूब हो जाएगा, और टू एक्स को वन में करेंगे माइनस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टू एक्स क्यूब हो गया माइनस टू एक्स हो गया, एक्स क्यूब इधर है इधर टू एक्स क्यूब है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक एक्स क्यूब बच जाएगा, और यहाँ पे थ्री टू द सिक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो सिक्स एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, इधर ये टू का स्क्वायर यानी चार, चार थी ये बारह, बारह एक्स हो गया, और ये इधर आके ये भी प्लस हो जाएगा टू एक्स, तो बारह और दो चौदह हो जाएंगे, चौदह एक्स, और यहाँ आठ था, आठ ही रहेगा, इधर कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं है, तो ये आ गया आपका। अब इसमें एक्स क्यूब मौजूद है,
तो ये त्रिघात समीकरण, ठीक है, यानी क्यूबिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यानी ये तीनों गलत है, खाली जो पहला था वो सही है, यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x−3, यही सही आंसर होगा। तो इसको आप टिक कर देंगे, जैसे टिक मैंने किया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 38वां क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 1/x² + 5 इज इक्वल टू 1/9 है, तो x का मान होगा, यानी x का मान ज्ञात करना है। अभी 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 9 हो गया, और x² + 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे, यही आ जाएगा, यानी x² + 5। अब इस 5 को दूसरी तरफ ले जाइए, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है मैंने, x² आप कहेंगे वो तो इधर आ गया, तो देखिए 5 इधर लेके जाएंगे तो 9 - 5 हो जाएगा, बस उसको मैंने, चूंकि हमें x का मान निकालना था तो इसको ट्विस्ट कर दिया, यानी दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, तो 9 - 5 4 हो गया। तो x² बराबर 4 है, तो दोनों तरफ अगर अंडर रूट लेंगे तो x बराबर ±√4 आ जाएगा, और √4 2 होता है। तो ये बात याद रखिए, जब हम किसी चीज का अंडर रूट लेते हैं तो एक संख्या धनात्मक और एक ऋणात्मक होती है। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि अगर a² - b² इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर हो जाते हैं a + b इंटू a - b, ठीक है। तो या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, तो या तो a + b बराबर 0 होगा, या a - b बराबर 0, इससे a का मान आ जाएगा -b, और इससे क्या आ जाएगा, इससे a का मान +b आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा दोनों वैल्यू लेके चलते हैं कि प्लस माइनस b, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक, कि प्लस माइनस ही यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है। तो इसलिए ये प्लस माइनस दो वैल्यूज दी गई, तो ये जानना जरूरी है, अगर बाई चांस आपको नहीं पता था तो इसको समझ लीजिए। चलूं आगे, अभी तक जितने क्वेश्चन बताए किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सब ठीक है ना, सब समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, ये 39वां क्वेश्चन है। तो यहां पे कह रहे हैं समीकरण 2x² - 5x + 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी, किस तरह के मूल हैं वो बताना है, कि वास्तविक हैं और समान हैं, काल्पनिक हैं, वास्तविक और असमान हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस तरह के इक्वेशन में जहां पे ये दिया हो, जनरल इक्वेशन जैसे है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर दिया है तो ये डिसाइड कैसे करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, ठीक है। उसको हम d से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तब इसके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। बाकी ये अगर 0 हो जाएगा तो इसके दोनों मूल समान होंगे, और अगर 0 नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू आती है, तो दो मूल होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए ये तो रही रूल्स की बात। अब हम चलते हैं, तो ये d इज इक्वल टू b² - 4ac यहाँ पे मैंने लगा दिया, और इसमें b क्या है, -5, ये -b, 5 जो है ये b है, a यहाँ पे 2 है,
और C 4 है। तो B² माइनस 4AC की जगह हमने -5 को B की जगह रख दिया, तो -5 का होल स्क्वायर यानी प्लस का 25 हो जाएगा जब इसको वर्क करेंगे। A की जगह 2 रखा था, C की जगह 4 रखा था, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो 25 माइनस 32, तो 32 में से 25 गए 7 और वो भी माइनस के, यानी D की वैल्यू निगेटिव आ गई। तो D की वैल्यू मैंने अभी बताया था, अगर नेगेटिव आ जाए तो मूल जो है वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। काल्पनिक का मतलब यही है कि वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव आने का मतलब यह है कि वो रियल नहीं है, उसको नंबर लाइन पे नहीं दिखाया जा सकता, यानी काल्पनिक है। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलूं आगे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये आपको क्वाड्रेंट्स में क्या पोजीशन रहती है, पहले एक्स देशांतर लेके जाते हैं और फिर वाई के, तो एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा पहले क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, और सेकंड में, ये सेकंड है, सेकंड में एक्स देखिए, इसके लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, वाई ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा, यानी वाई डैश जो है ये हमारा यहाँ से 0 से नीचे ही नेगेटिव है, और एक्स 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पी की ये पोजीशन दिखाई है, अभी एक्स एक्सिस के नीचे है, तो यानी इसकी y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, तो y ये यहाँ से नापा जाएगा, ये 0 है, इस पूरी x एक्सिस पे y 0 होता है, 0 के नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है। x y एक्सिस के दाईं तरफ पॉजिटिव होता है, बाईं तरफ नेगेटिव होता है, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, अब यहां से यहाँ की दूरी ये देखिए 1 2 है, तो x पे इसका मान 2 है, और y का 1 2 3, ये नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो ये नेगेटिव है, तो ये -3 हो जाएगा, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 -3, यानी ए ही इसका सही आंसर है। तो बस इसमें साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए था, अगर वो पता है तो आप सही जवाब दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, तो ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलूं, कुछ पूछना तो नहीं है? कोई मैसेज नहीं आ रहा है किसी का, कोई क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ पे 41 क्वेश्चन है, इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू है, तो केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, यदि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की माप होगी। तो देखिए, इसकी ये फिगर मैंने बनाई है, जो कुछ ये कह रहे हैं वो इस तरह से है। तो पहली बात तो ये कि 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी इसकी जो त्रिज्या है ये ओपी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, तो इस सर्किल की त्रिज्या 5 दी हुई थी, वो हमने यहाँ दिखा दी, के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू है। स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो बाहर के किसी बिंदु से वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, यानी टच करे, तो ये पी पे इसको टच कर रही है, तो पी क्यू एक स्पर्श रेखा हो गई, ये हमने बना दी। इसके बाद ये कहते हैं केंद्र ओ से, ये ओ केंद्र है, जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, कौन सी रेखा, ये स्पर्श रेखा जो है, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से क्यू पर मिलती है, यानी ओ क्यू जो है केंद्र से जाने वाली रेखा है जो स्पर्श रेखा को कहीं मिलती है, और वो बिंदु है क्यू। तो यहाँ पे ओ क्यू 12 दे रखी थी इन्होंने,
ठीक है, तो पी क्यू की माप क्या होगी, यानी इसकी माप पूछिए, ये पी क्यू ये है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के ट्राइंगल में स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग जाएगी, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है जो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज को क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बना वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण जो है यहाँ पे ओ क्यू है, और अगर इसको आधार मान लें पी क्यू को, तो ओपी लंब है। तो ये दोनों यानी ओपी और पी क्यू जो है लंब और आधार बना रही है, तो इसीलिए पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने ओ क्यू स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, ओपी हमें मालूम था, त्रिज्या मालूम है, तो वो 5 यहाँ पे रख दी, ओ क्यू मालूम था उसकी जगह 12 रख दिया। तो पी क्यू स्क्वायर को इधर ही लिखा रहने दिया, इस 5 स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड ले गए, 5 का स्क्वायर 25 होता है वो यहाँ आ गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है वो ये आ गया। 144 में से 25 घटाएंगे 119 आ जाएगा। अब इधर वर्ग था तो ये रखेंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 119 आ जाएगा। खैर इन्होंने, जाहिर है कि ये लेंथ है तो निगेटिव तो नहीं हो सकती, इसलिए अगर इसको खाली हम अंडर रूट 119 लेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि फैक्ट यह है कि किसी भी लाइन की लेंथ जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी, यानी जीरो से बड़ी होगी। अगर आपने कोई रेखा खींची है उसकी कुछ तो लंबाई होगी ना, अगर कुछ लंबाई है तो जीरो से ज्यादा है, कम तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यानी 119 जो है अंडर रूट में, ये इसका सही उत्तर है, तो यानी डी अंडर रूट 119 इज द राइट आंसर। ओके, तो ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, चलूं आगे, क्लियर है ये? ओके, तो ये 42वां क्वेश्चन है। तो एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 15,000 मूल अंकित किया है। जैसे आपने शॉप्स में देखा होगा, टैग लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि आज डिस्काउंट चल रहा है, इस पे इतना छूट दी जा रही है। तो अब लोग तो एक डिस्काउंट देते हैं, यहाँ इन्होंने 3-3 डिस्काउंट दे रखे हैं। ये कहते हैं मूल अंकित किया और उस पर 5%, 10% और 20% की क्रमिक छूटें दी गई हैं, विक्रय मूल्य कितना होगा। अब कभी कभी क्या होता है, फैक्ट्री से कोई चीज आई और सीधी आपको सेल पे उन्होंने लगा दी, दिवाली सेल चल रही है या और होली सेल चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो थोक वाला है उसका कमीशन भी गया, जो बीच में उसका डीलर है वो भी गया, रिटेलर का भी गया, शोरूम ने सीधा कंपनी से लेके वो सेल लगा दिए, तो वो सारे जो बीच के डिस्काउंट हैं या उनका जो हिस्सा होता है वो सब चला गया, तो वो कम करके लोग बेच देते हैं, तो वहां पे एक साथ कई डिस्काउंट मिल जाते हैं, कि जो थोक वाले का था डिस्काउंट, मान लीजिए वो 5% था, वो लग गया, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूटर है 10% उसका था वो चला गया, फिर रिटेलर जो था उसका था वो 20% था मान लीजिए, तो वो भी चला गया, तो इन सबको हम घटा देंगे। ठीक है, ये छूटे देने का मतलब क्या है कि इन सबको घटाया जाएगा और अलग अलग ब्रैकेट में लेके घटाया जाएगा, क्योंकि क्रमित हैं ये छूटे जो हैं एक साथ दी गई हैं।
लेकिन ये जोड़ी नहीं जाएंगी, ये मल्टीप्लाई होंगी इसी तरह कि ये छूट अलग दी गई, ये अलग दी गई, ये अलग दी गई। यानी कोई चीज अगर मान लीजिए 100 रुपए की है, उस पर पहले 5% डिस्काउंट दिया गया तो 95 की हो गई। अब उस 95 पे 10% दिया गया, फिर उसकी जो वैल्यू आई उस पे 20% दिया गया, तो इस तरह से डिस्काउंट दिया गया है। क्रमिक है ये, एक के बाद एक आने वाला, एक साथ नहीं। ठीक है, तो 15,000 गुणा 1 - 5/100। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 1 में से इसको घटा देते हैं। तो सेकंड हो जाएगा 1 - 10/100 और थर्ड हो जाएगा 1 - 20/100। अब इसमें सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। 5 से 100 को भाग देंगे 20 आ जाएगा, 10 से 100 को भाग देंगे 10 रह जाएगा, या यूं समझ लीजिए एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया। 20/100, तो यहाँ पे 20 × 5 = 100, तो 1/5 आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में ये 1/20 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 20 × 20 और 20 में से एक गया 19, 19/20 आ जाएगा। यहाँ पे 1/10 है, तो 10 × 10, 10 में से एक गया 9, 9/10 आ जाएगा। यहाँ एक सही 1/5 है, तो 5 × 5, 5 में से एक गया 4, तो 4/5 आ जाएगा। अब इसको फिर हल कर लेंगे। देखिए दो जीरो थे, दो जीरो हमने उड़ा दिए। अब इसको बचा हमारे पास 150। 150 को 2 से भाग दिया तो 75 आ गया, ये 75। ठीक है, अब इस 75 को इस 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 × 5, 5×5 = 25, तो ये 15 आ गया। तो यानी 15 और ये 19, ये 9, ये 4, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब देखिए जहां पे 5 के मल्टीपल में हो और दूसरा कोई सम संख्या हो, तो उनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए। वो छोटा नंबर आ जाता है और आसान नंबर आ जाता है। अब देखिए 15 चौक 60, खाली 6 से गुणा करना पड़ेगा, बाकी तो जीरो है ना। तो यहाँ पे अब देखिए 19 छक्के 114 हो गए, एक जीरो लगा दिया, तो 1140 आ गया। अब बचा 9, अब 9 से इसको गुणा कर दीजिए। 9 चौक 36 का 6, हासिल लगे 3, 9, 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 9 और 9 और 1 10, तो 10,260 आ गया। तो 10,260 रुपए जो है इसकी विक्रय मूल्य हो जाएगी, यानी इतने रुपए में आपको मिल जाएगा। 15,000 की चीज थी और 10,260 में मिल रही है, तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन और हो सकता है, अभी 3 बजने में 4 मिनट बाकी हैं। ठीक है, तो ये 43वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो इसको सिंपलीफाई करना है खाली। अब सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले अंदर से चलते हैं। मान लीजिए ब्रैकेट्स हैं, और ब्रैकेट होते हैं इस अरेंजमेंट में, सबसे बाहर ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, इसके बाद मंझला वाला ब्रैकेट होता है, इसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट होता है, और इसके अंदर हो सकता है एक ये रेखी ब्रैकेट होता है। तो ये इस ऑर्डर में सबसे पहले इसको खोलते हैं, फिर इस वाले को खोलते हैं, फिर इसको खोलते हैं, फिर इसको खोलते हैं। और बॉड मास आपने पढ़ा ही होगा, यहाँ बॉड मास अप्लाई करना है। बॉड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट का मैंने बता दिया। ओ का मतलब ऑफ, अगर ऑफ वर्ड आ गया है तो वो यूज करेंगे। डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी सही होगा, वरना गलत होगा। तो सबसे पहले ये अंदर के जो ब्रैकेट हैं ये मैंने खोल दिए, इसमें तो है नहीं, ये दो ब्रैकेट है। तो यहाँ माइनस बाहर था, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए 3b प्लस ए एक ब्रैकेट में था, ये 2a प्लस b था, ये 2a था। तो इसको खोलेंगे, इसके दोनों चिन्ह निगेटिव हो गए, और ये प्लस का था तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 3b में से अब ये b सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2b हो जाएगा। ये a रह गया खाली,
ये दोनों मिलके ये आ गया और ये बच गया, ये कैंसिल हो गया। और ये बाहर रखे हुए हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इसके बाहर भी माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का 2b हो जाएगा, ये माइनस का a हो जाएगा। अब देखिए ये 2a है प्लस का और ये 2a माइनस के हैं, तो ये मिलके 2a बन गए माइनस के, और ये प्लस का, और ये -2b और ये +b, तो इसमें से ये घट जाएगा और एक माइनस का b रह जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा हमारे पास खाली -b। तो ये b इसका ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया? तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब हमारे पास बाकी रह गए 7 क्वेश्चंस, तो 7 मैथ के कल ले लेंगे और कुछ फिजिक्स के ले लेंगे, तो आगे हम चल पड़ेंगे। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट है पूछ लीजिए, या कल भी मैं और जो 7 क्वेश्चन बताऊंगा गणित के, 50 तक गणित के हैं और 50 से आगे फिर फिजिक्स के हैं, 25 फिर केमिस्ट्री के हैं, तो कल यानी फिजिक्स का नंबर आ जाएगा। तो उसको आने से पहले अगर आपको कोई डाउट है, 1 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिजिक्स शुरू कर दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अब इसको यहीं खत्म करते हैं।